ज्ञान अर्जित करें और जिससे कि हर लोग स्वस्थ हो सके, समृद्ध हो सके और सबका स्वास्थ्य धन बचे। ऐसी प्रयास, ऐसी कामना ईश्वर से आप सभी के लिए करते हैं। तो हम सभी मंत्र पाठ के साथ सत्र का आरंभ करेंगे। ओम यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। तो हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यनारायण नायक जी उपस्थित हैं, जिनके द्वारा हम सभी को आयुर्वेद के विषय पर गहराई से जानकारियां मिलती है और वैद्य जी इस विषय को आलोचना सत्र के नाम से हम सभी के बीच में प्रकाशित कर रहे हैं। तो वैद्य श्री से निवेदन है कि आलोचना सत्र आरंभ करें। जी दीपक भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मित्रों को, सभी मित्रों को वंदे मातरम। गतांग से जो हमारा गतांग में कफ प्रकृति, कफ के गुण धर्म के विषय में थोड़ी चर्चा हुई थी, तो उसको भगवान धन्वंतरी जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए हम उसको फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने कफ का मृदु गुण, स्निग्ध गुण, शीत गुण, शीतल गुण, गुरु गुण, ये सब आलोचना किए थे। आज हम स्थिरता के ऊपर हम आलोचना करते हैं। स्थिरता मतलब ये कैसे, मतलब कब का मतलब काम होता है। आपने देखे होंगे कि अभी मतलब आपके मन में ये प्रश्न में मन में शंका उत्पन्न होता होगा, प्रकट होता होगा कि कफ यानी कि जल यदि स्थिरता है तो आसमान से वर्षा होती है तो जल की धाराएं बहने लगती है। जो पर्वत में, पहाड़ों में झरना है वो बहती है। नदियों में, नदियों का जल है वो प्रवाहित होती है। समुद्र में देखने जाए तो जल जो है तरंगायित होती है। तो कफ ये स्थिरता कैसे है? यदि कफ में ये स्थिरता होती तो ये सब तो प्रवाहित नहीं होती। ये सहज मतलब स्वाभाविक शंका मन में उत्पन्न हो सकता है। तो देखेंगे तो ये जो मतलब जो जल का प्रवाहित होना, नीचे की ओर गति होना, या तो मतलब कहीं पे अतिवाहित होना, प्रवाहित होना, ये सब जो है ये केवल वायु के कारण ही होते हैं। मतलब वहां पे मुख्य मतलब जो मतलब करने वाला जो इसका जिसका कारण वो वायु ही होता है, क्योंकि वायु ही वर्षा करवाता है। वायु के कारण ही झरना से मतलब जल जो है नीचे की ओर पतित होता है, और नदी का जल भी प्रवाहित होता है वायु के कारण से। और समुद्र में जो लहरें आते हैं वो भी केवल वायु के कारण से ही आते हैं। इसका अर्थ यह है कि कफ का जो प्रकृति कफ का जो प्रकृति होता है, जो मनुष्य होते हैं वो स्थिर वाले होते हैं। परंतु उसमें जब वात प्रकृति कोई उसको मतलब उकसाता है, या तो उत्तेजित करवाता है, या तो फिर उसके अन्य मनस्क करवा देता है, या तो उसके मानसिक को भ्रम उत्पन्न करवाता है, तो वहां पे क्या होता है, उसमें भी मतलब थोड़े अस्थिर मतलब अस्थिरता जो भाव है वो प्रकट हो जाते हैं, जो जाग जाते हैं। अन्यथा देखेंगे तो कप प्रकृति वाले जो है वो एकदम स्थिरता वाले मतलब होते हैं। कि मतलब स्थिरता का जो गुण होता है हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी काम करने में वो थोड़ा देर से मतलब काम करेंगे। मतलब ऐसा मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या तो कोई काम करने जा रहे हैं, या तो कहीं पे भी मतलब जा रहे हैं, तो देखेंगे यदि किसी को आप मतलब बुलाएंगे, किसी कप प्रकृति का आपका कोई मित्र है, पड़ोसी है, या कुछ भी है, कोई है, तो आप बोलेंगे कि चलो चलते हैं, मतलब आज जैसे कि मतलब अभी महाशिवरात्रि का मतलब तीर्थ गया, अभी मतलब दिन गया, बोलेंगे कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, दिवस है, चलो आज भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का दर्शन करेंगे। वो बोलेंगे यार जाएंगे, अभी तो बहुत मतलब शिवरात्रि का दिन है, तो सुबह सुबह बहुत सारे भक्त जो है दर्शन करने गए होंगे, बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गया होगा, अभी थोड़ा मतलब भीड़ को कम होने दो, बाद में जाएंगे आराम से। वो मतलब कोई भी मतलब काम करने के लिए बोलेंगे, या तो कहीं पे भी जाने के लिए बोलेंगे, तो बोलेंगे कि यार करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, इतनी जल्दी क्या है। उनको ऐसा बोलेंगे कि मतलब आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी काहे करे, जब जीना है वर्षों। तो ये सब मतलब ये बोलेंगे ये कप प्रकृति वाले। मतलब ये एक प्रकार का आलसूपन रहता है उनमें, कप प्रकृति वाले मतलब काम करेंगे परंतु थोड़ा धीरे से करेंगे, देरी से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। और कप प्रकृति में ऐसा एक दिन मतलब ऐसा मतलब गुण होता है, जिस प्रकार मतलब वर्षा तो होती नहीं है, तो होती नहीं है, परंतु जब वर्षा तो होती है ना वर्षा ऋतु में, तो चारों ओर मतलब बाढ़ आने लगता है, आप देखेंगे।
कि मतलब कभी कभी ऐसा देखने जाएंगे टीवी पर में, मतलब सारे न्यूज वाले पत्रकार वाले बोलेंगे, मौसम विभाग वाले बोलेंगे, या तो ये साल तो मौसम आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, बरसात हुआ नहीं। अब ये सारे किसान मतलब माथे में हाथ डालकर आसमान की ओर देखते हैं कि बरसात हुआ नहीं, कब कब इंद्र देवता का कृपा होगी, आशीर्वाद होगा और बरसात होगी, ये सब देखेंगे। परंतु जब बरसात होगी ना, तो उस दिन, उस साल, उस वर्ष पूरे भारतवर्ष में चारों ओर एक मतलब जलमय हो जाए, मतलब आपको दिखेगा, बाढ़ आने लगेगी। मतलब कहने का अर्थ है, ये जो कफ प्रकृति वाले हैं ये काम करते नहीं, मतलब थोड़ी देरी से करते हैं, धीरे से करते हैं, परंतु जब करते हैं ना, तब जब तक मतलब वो काम पूरा नहीं होता तब तक वो काम को नहीं छोड़ते हैं। ये एक मतलब गुण उसमें कफ प्रकृति वाले में आपको देखने को मिलेगा। वात प्रकृति वाले उस काम को फटक से आरंभ कर देंगे, मतलब आपके मुंह से मतलब बात समाप्त नहीं हुआ, वो काम को आरंभ कर देंगे। परंतु वो क्या करेंगे, धीरे से मतलब कुछ कुछ दिन बाद में, कुछ समय बाद में वो छोड़ देंगे, वो पीछे भाग जाएंगे, वो काम को पूरा नहीं करेंगे। पित्त प्रकृति वाले में क्या करेंगे, वो काम को आरंभ कर देंगे, लेकिन दो तीन जन जैसे ही इकट्ठा मतलब आगे पास में, अरे करो करो करो, यदि आप मतलब मतलब पीछे हट जाएंगे। यदि आप बोलेंगे अरे आपने आरंभ किया और मतलब आपने मतलब करने के लिए बोले, हम किए तो आप मतलब हट गए। वो तो बोलेंगे कि अरे ये सब मतलब हमारा, हमने कई मतलब बहुत सारे ऐसे काम कर चुके हैं, अभी मतलब हमने केवल सिखा दिया, आप करते रहिए, ऐसा बोल के वो पीछे हट जाएंगे। और कहीं पे भी मतलब बातचीत आएगी ना, उठेगी बात, तो बोलेंगे कि अरे ये काम हमने ही किया है, हमने ही सिखाया है, हमने ही करवाया है, ये काम मतलब कैसे करवाते हैं, इनको तो पता ही नहीं था। ये मतलब जो बड़ाई करना, आत्म बड़ीमा या आत्म प्रशंसा करना, ये पित्त प्रकृति वाले का मतलब स्वभाव होता है। कफ प्रकृति वाले काम को आरंभ करेंगे नहीं, और जब आरंभ करेंगे तो उसको मतलब जब तक वो समाप्त नहीं होता है तब तक करेंगे नहीं। और कोई भी काम हो, वात प्रकृति वाले से देखेंगे, वो काम थोड़ा आधा अधूरा ही मिलेगा आपको, कभी कंप्लीट नहीं मिलेगा। पित्त प्रकृति वाले कंप्लीट करवाएंगे दूसरों के से, परंतु वो काम इतना सरस सुंदर नहीं होगा। परंतु कफ प्रकृति वाले जब मतलब कोई काम करेंगे ना, तो देखने को भी मतलब सरस होगा, सुंदर होगा, और उसका जो कंप्लीट होगा ना, तो बहुत मतलब अच्छा मतलब उसका छवि मिलेगा। तो पहले के जमाने में जितने सब शिल्प मतलब मतलब जो शिल्पीकार होते थे, जो कुम्हार होते थे, कमार होते थे, लोहकार होते थे, तैलकार होते थे, स्वर्णकार होते थे, रजतकार होते थे, कंसकार, ये सब मतलब जितने सब होते थे, वो सब के सब कप प्रकृति वाले ही होते हुआ करते थे। पित्त प्रकृति वाले, वात प्रकृति वाले से ये सब काम नहीं होता था। जैसे कि आपको एक उदाहरण दे दूं समझने के लिए, जैसे कि मतलब फूल तोड़ना कितना आसान काम है, केवल पेड़ से, पौधे से हमको फूल तोड़ना है। परंतु पित्त प्रकृति वालों से बोलेंगे ना, तो फिर यदि मतलब मान लीजिए एक पेड़ में 100 फूल है, तो अधिक से अधिक वो 60 या 65 या 70 फूल ही तोड़ पाएंगे, क्योंकि वो इतना जल्दी जल्दी में वो तोड़ेंगे ना, कि आधा फूल उनके हाथों में मतलब टूटकर वो उनका जो कली है वो टूट जाएगी, वो 100 का 100 मतलब फूल नहीं निकलेगा। वात प्रकृति वाले में बोलो, वात प्रकृति वाले भी यदि तोड़ेंगे फूल, तो भी मतलब ऐसी ही परिस्थिति होगी, ज्यादा से ज्यादा 70-80 फूल ही मतलब वो तोड़ पाएंगे, बाकी उनके हाथों से ही मतलब टूट जाएगा, या तो फूल ही मतलब तोड़ते समय नीचे गिर जाएगा। परंतु कफ प्रकृति वालों को बोलेंगे ना, तो ये काम को धीरे से करेंगे, आराम से करेंगे, परंतु 100 का 100 फूल आपको तोड़ के देंगे, परंतु थोड़ा विलंब से ये कार्य सिद्ध होगा। तो इसके लिए सुश्रुत जी ने कहा है कि जो वात प्रकृति है, शुभ से शीघ्रम परंतु कार्य परो नास्ति, मतलब ये तुरंत काम को आरंभ कर देंगे, परंतु उनसे कार्य समाप्त नहीं होगा। पित्त प्रकृति वालों में ऐसा कहा है कि शुभ से अति शीघ्रम परंतु कार्य तत्परो सुंदर नास्ति, मतलब ये शुभ, मतलब ये अति शीघ्र काम को आरंभ कर देंगे, परंतु ये जो कार्य है तत्परता से होगा, परंतु सुंदरता उसमें नहीं देखने को मिलेगा। और कफ प्रकृति वाले में ऐसा कहा है कि विलंब में कार्य सिद्धि, मतलब कार्य को सिद्धि होगा, परंतु विलंब से होगा। ये कफ, वात और पित्त में ये गुण पाए जाते हैं। तो ये गुण से, ये कर्म से भी आप पता लगा सकते हैं कि मेरा प्रकृति कफ का है, वात का है, पित्त का है, या तो मेरे सामने वाले का जो मेरा मित्र है, या मेरे माता है, पिता है, बंधु है, पत्नी है, पुत्र है, कन्या है, या पड़ोस है, या तो मेरा मालिक है, या तो मेरा कर्मचारी है, वो किस प्रकृति का है आपको पता चल जाएगा। वात प्रकृति वाले समय से लगभग 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, या तो आधा घंटा पहले में पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आप मतलब कोई दुकान का साहूकार है, या तो आप किसी दुकान में या तो किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वक्त से लगभग आधा घंटे पहले, कभी कभी तो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले में आप पहुंच जाएंगे। पित्त प्रकृति वाले, यदि मान लीजिए कि आपका 10 बजे का समय है काम पर पहुंचने का, तो बराबर 10 बजे आप पहुंच जाएंगे। कफ प्रकृति वाले 10:05 हो सकता है, 10:10 हो सकते हैं, 10:15 हो सकते हैं, परंतु वो पहुंचेंगे जरूर।
वो बहुत कम छुट्टी लेंगे। तो ये कफ पित्त वात में ये मतलब फर्क मतलब इतना होता है। क्योंकि उनमें आलस्य मतलब थोड़ा रहता है कफ प्रकृति में, क्योंकि स्थिरता गुण जो है वो आलस्य में मतलब होता है, परंतु गुस्सा कम करते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें कम होता है। और गंभीर रोगों के जो मतलब इतना जो जितना सब मतलब गंभीर रोग है सारे संसार में, जैसे कैंसर है, बीपी है, पैरालिसिस है, हार्ट अटैक है, या तो फिर मतलब ये अपस्मार है, मानसिक रोग है, या तो लिवर जो खराब है, जॉन्डिस है, या तो फिर अपना किडनी फेलियर है, स्प्लीन खराब होना, मधुमेह है, ये मतलब हाई बीपी, ये सब जितना जो गंभीर-गंभीर रोग है, वो कफ प्रकृति वालों में होता ही नहीं। हाँ, होता है, परंतु कब होता है जब उनका कफ जलीय अंश जब मतलब समाप्त हो जाए, मतलब यदि कम हो जाए, उनका कफ का परिमाण यदि कम हो जाए, तो उनमें हो सकता है, परंतु इतना गंभीर नहीं, वो थोड़े दिन औषधि सेवन से वो ठीक हो जाते हैं। तो ये स्थिरता गुण में होता है। अभी आते हैं हम उसके पिछलता गुण में, पिछल गुण जानते हैं। पिछल गुण ये है, जो मतलब जो कफ होता है वो चिपचिपाहट होता है। यदि मतलब आपको देखेंगे सर्दी हुआ या तो खांसी हुई, जब आपको बलगम जब थूकते हैं नीचे, तो देखेंगे कि एकदम चिपचिपाहट उसमें बना हुआ रहता है। मतलब परस्पर मतलब जुड़े हुए जैसे मतलब ऐसा मतलब पड़े रहते हैं। जैसे तिल का लड्डू हो या तो बूंदी का बेसन का लड्डू हो, लड्डू कैसे मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो ठीक भी उसी तरह कफ का जो चिपचिपाहट के गुण के कारण वो सारा का सारा कफ जो है जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो चिपचिपाहट गुण होता है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो कफ का जो चिपचिपाहट गुण है, हमने मतलब कल मतलब बातचीत में मतलब आलोचना में किए थे कि हमारे शरीर में 360 जोड़ है, संधि है, पर्व है। उन 360 जो जोड़ों में और जो पर्वों को, जो संधियों को जो धारण किए रहता है, वो कफ इसी चिपचिपाहट मतलब ये पिछलता गुण के कारण ही धारण किए रहता है और मजबूती से पकड़ करके धारण किए रहता है। जैसे कि हम चल पाते हैं, उड़ पाते हैं, बैठ पाते हैं, मुड़ पाते हैं, सो पाते हैं। ये कुछ भी मतलब हम दौड़ पाते हैं, कुछ भी हम क्रियाएँ कर सकते हैं। या तो हम मतलब किसी वस्तु को हम मतलब ये जकड़ करके मतलब मजबूती से पकड़ पाते हैं। यदि उस समय पिछलता कम होने लगेगी, जो बोलते हैं ना आपके घुटनों का मतलब जो ऑयल है वो खत्म हो गया है, आपका ऑयल सूख गया है, डॉक्टर बोलते हैं मॉडर्न साइंस के। मान लीजिए आपका घुटनों में दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको डॉक्टर ने कहा कि आप एक्सरे करवाइए या एमआरआई सीटी स्कैन करवाइए। फिर देखेंगे आपका अरे 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 अरे, ये तो आपका मतलब ये ग्रीस खत्म हो गया है, ये आपका तो घुटनों का ऑयल खत्म हो गया है, ये हड्डी का ऑयल खत्म हो गया है, इसमें तो फिर मतलब ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। वो ये सब चक्कर में मतलब मत पड़िए, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। केवल आपको इतना सरल भाषा में समझना है कि हमारा शरीर जो है वात पित्त कब से बना है। तो हमारा जो जॉइंट जितने सब जो 360 जोड़ है, मतलब जॉइंट है, 1 2 10 मतलब 500 500 नहीं है, 360 जोड़ है। तो ये जो सारा 360 जोड़ों को केवल कफ जो अपना पिछलता के गुण के कारण वो परस्पर जोड़ के रखता है। जैसे हमने एक बार उदाहरण दिया था कि आपने मान लीजिए कि आपने गले में सोने का चेन पहन रखा है, तो सोने का चेन या तो चांदी का चेन हो, सोने का चेन हो या कोई भी चेन हो या तो कोई शाकल हो, आप देखेंगे कि परस्पर एक दूसरे का एक-एक कड़ी उसमें जुड़ी हुई रहती है। या तो मान लीजिए आप स्कूटी या बाइक चला रहे हैं, तो उसमें चेन क्रैंक होता है, पीछे जो पिछले वाला जो चक्का जो होता है व्हील, तो उसमें हाँ, इंजन से या आगे मतलब एक चेन क्रैंक मतलब होता है, जो कि चक्के से वो व्हील से मतलब रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो उसमें से यदि मान लिया चेन का एक कड़ी यदि टूट गया, तो आप तो गाड़ी चला ही नहीं सकते। आपका सब कुछ ठीक है, गाड़ी में कोई समस्या नहीं है, परंतु आपका गाड़ी तो मतलब दौड़ेगा नहीं ना, फिर चलेगी नहीं पिछले का चक्का। तो ठीक इसी तरह यही भी मतलब हमारा हाल ये ऐसा होता है कि जब हमारे शरीर में कहीं पे भी किसी जोड़ में जब कफ का जो पिछलता जो गुण है, पिछलता जिसको चिपचिपाहट बोलते हैं, ये चिपचिपाहट जब मतलब वहां से खत्म हो जाता है या तो उसको शुष्क हो जाता है, सूख जाता है, तो ये डॉक्टर वाले मॉडर्न साइंस वाले बोलते हैं कि वहां पे आपका ऑयल खत्म हो गया है। तो ऑयल खत्म करने के लिए आपको नी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऑयल वहां पे इंजेक्शन से आपको कुछ ऐसा विकृत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको अपना कफ का गुण बढ़ाना है। बराबर। तो आपको कफ का गुण बढ़ाएंगे ना, तो आपका जो मतलब घुटनों का दर्द है, पैरों का दर्द है, एरिया का दर्द है, कमर का दर्द है, वो सारा का सारा आपका दर्द जो है वो दूर हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे आप। और वो भी सदा के लिए। और परंतु घुटनों का नी रिप्लेसमेंट करेंगे, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो फिर मतलब व्हील चेयर में ही पड़े रहे, उनको मतलब चलने की, खड़े होने की भी मतलब शक्ति नहीं रही। तो ऐसा गलती मत करिए। तो इससे क्या होता है
हमारा शरीर जो है बिगड़ जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मतलब चिपचिपाहट गुण होता है हमारे शरीर में, मतलब पेट में भी हमारा जो आमाशय में, जहाँ का मतलब अंग्रेजी में स्टोमक कहते हैं, वहां पर क्या होता है हमारा ये क्लेदर कफ होता है। तो क्लेदर कफ से क्या होता है, गर्भाशय, डिंबाशय, पक्वाशय, अंतराशय, आमाशय, मूत्राशय, ये सबको और अग्न्याशय को, ये सबको ये संभाल के रखता है। जब ये क्लेदर कप सूख जाता है तो ये सारे मतलब जो है ये पित्ताशय भी, पित्ताशय में भी पथरी बन जाती है। पित्ताशय का पथरी क्या है, यही क्लेदर कप है। क्लेदर कप जो जब वहां पर मतलब सूख जाता है तो पथरी बन गई। तो बाकी मतलब और कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, उस जैसे बर्फ को हम थोड़ा मतलब वायु को देते हैं, या तो गर्मी में रखते हैं, या तो थोड़ा कुछ उताप देते हैं तो पिघल जाता है। तो पथरी को भी, पित्ताशय का पथरी को भी ऐसे ही मतलब ऐसा कुछ औषधि देनी है, प्रयोग करना है, जिससे कि क्या क्या होगा उधर, आपका जैसे बर्फ पिघल जाता है तो वो भी मतलब पिघल जाएगा, तो धीरे धीरे वो स्वस्थ हो जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु ये सब क्या करते हैं, रेडियोथेरापी करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, लाइट थेरापी, ये सब मतलब करके क्या करते हैं, फिर उसको मतलब हमारे शरीर को, अंग प्रत्यंग को विकृत कर देते हैं। तो कल किसी ने भी मतलब पोस्ट भी डाला हुआ था कि मेरे गर्भाशय में ये गांठ थी, गर्भाशय में या मतलब डिंबाशय में मतलब गांठ है, और गर्भाशय निकालने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं, और इतना बड़ा मतलब गांठ हो गया ये वो, मतलब मैंने देखा, परंतु समय के अभाव के कारण मैं उसमें कोई रिप्लाई नहीं दे पाया। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वहां पर आप देखेंगे कि आपका पित्त मतलब बहुत बढ़ गया है। वात और पित्त बढ़ जाने के कारण आपके गर्भाशय में गांठ हुआ है। ये जो हमारे शरीर में कहीं भी गांठ बनता है, तो हमारे शरीर में कफ की परिमाण, कफ की मात्रा कम होने के कारण ही गांठ बनता है। चाहे मतलब गर्दन में गांठ हो, छाती में गांठ हो, पेट में गांठ हो, हाथों में गांठ हो, पैरों में गांठ हो, जांघों में गांठ हो, पीठ पर गांठ हो, सर में गांठ हो, कहीं भी गांठ हो, आपने मतलब इसका मतलब ये मूल कारण है कि आपके शरीर में कफ की मात्रा जो है वो कम हुआ है, कफ का परिमाण वो जो है वो कम हुआ है। तो सबसे पहले जो है आपको कप की परिमाण आपको बढ़ाना है, और कप की परिमाण बढ़ाने के लिए, मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे पहला तो उपाय ये है कि आपको दूध और घी अधिक मात्रा में सेवन करना है। और दिन में सुबह के समय में दही का सेवन करना है। उसमें दही में आंवले का चूर्ण डाल के उसमें उसका सेवन करना है, या तो फिर उसमें मिश्री या तो गुड़ डाल करके आपको सेवन करना है। ये सबसे पहले काम ये करना है कप की मात्रा बढ़ाने के लिए। और भी बहुत सारे मतलब मात्रा है कप को बढ़ाने के लिए, वो तो हम आगे बताएंगे। परंतु ये सबसे पहले आपको यही काम करना है। इसीलिए मतलब कहा है कि प्रतिदिन रात को जो है दूध और घी ये दोनों का सेवन करना ही चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कप की मात्रा जो है वो बराबर बनी रहेगी। और जितना अधिक मात्रा में बढ़ गई तो उसमें घी मिला हुआ है, तो सुबह क्या होगा, आपका पायखाना सुबह में मतलब पेट साफ हो जाएगा, जिससे कि मतलब अधिक मात्रा में बना हुआ कप जो है वो आपका शौच से मतलब मल द्वार से वो निकल जाएगा। तो आपके शरीर में जितना कफ रहना चाहिए, संचित जमा होकर रहना चाहिए, वो उतनी मात्रा में रहेगा, जिससे कि आप गंभीर से गंभीर बीमारी से आप बच सकेंगे। ये जो आपका मतलब जो डायबिटीज, बीपी, आज हर किसी घर में जाओ तो देखेंगे कि गैस्ट्रिक है, ये डायबिटीज है, बीपी है। ये गैस्ट्रिक क्या होता है, ये बोलते हैं ना कि गैस्ट्रिक तो मतलब जब तक मतलब जियोगे तब तक गैस्ट्रिक का गोली लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। गैस्ट्रिक मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब आपका जो जो आमाशय में क्लेदर कफ है वो सूख गया, उसका मात्रा कम हो गया है, और जिसके कारण मतलब ये पाचन पित्त जठराग्नि वो तेज हो गई है। तो आपको क्या करना है, वहां पे क्लेदर कप मतलब बनाना है बस। आपने कभी देखे होंगे किसी वैद्य के वहां जाएंगे, नहीं तो आप अपने रसोई घर में जाइए, वहां पे मतलब एक कढ़ाई या तो कोई भी पात्र डालिए, मतलब रखिए छोटा, मतलब ये चूल्हे के ऊपर। तो देखेंगे मतलब उसको पहले पात्र को धो देना है, मतलब गीला पात्र को रखना है। तो जो उसमें जो थोड़े थोड़े पानी लगे होंगे, जल लगे होंगे, मतलब आर्द्र अवस्था में रहा होगा, भीगा हुआ, तो देखेंगे कि जैसे ही आपने चूल्हे पर बिठाया, वो सारा पानी जो है वो बाष्प होकर के वो मतलब अग्नि के गर्म के प्रभाव से वो सारा का सारा सूख जाता है। फिर उसमें क्या होता है, फिर उसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज आने लगती है। आपको क्या करना है, उसमें केवल पानी मतलब कप को ही बनाना है। कप की मात्रा बनाए रहेंगे देखेंगे तो वो बर्तन आपका कुछ खराब नहीं होता है। तो हमारा बर्तन क्या होता है, हमारा बर्तन ये पेट ही है, सबसे बड़ा बर्तन, बराबर। तो पेट को यदि ठीक करना है तो हमारा सारा शरीर ठीक रहेगा। तो पेट को ठीक करने के लिए हमें अपना क्लेदर कप जो है बनाए रखना है। तो इसके लिए पानी का मतलब पीना जरूरी है। कल किसी ने मतलब मुझे पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था कि पानी तो मैं बहुत अधिक मात्रा में पीती हूँ, परंतु उसके मुझे उसका परिणाम नहीं मिलता है।
तो पानी पीने के परिमाण में कप का क्या संबंध है, आयुर्वेद में क्या वर्णन किया है, उस विषय में थोड़ा चर्चा कर देते हैं, बाद में आगे बढ़ाएंगे। ऐसा आयुर्वेद में कथन है कि आप सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, या तो आजकल के बच्चे जैसे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप कितने बजे उठते हैं। परंतु आप जब भी मतलब उठिएगा, संध्या सूर्यास्त तक आपका जो पानी पीने का जो नियम है, वो सूर्यास्त तक का है। सूर्यास्त के बाद में आप 10 लीटर पानी पिए, वो गिनती में नहीं आएगी, बराबर? क्योंकि वो उसका टारगेट रहता है, उसका लक्ष्य मतलब ये रहता है शरीर का कि सूर्योदय के पश्चात, क्योंकि वो कफ का मतलब समय हो जाता है, इसके लिए वो कफ के समय में आप कितना भी पानी पिए, वो उसमें गिनती नहीं होती। वो यदि पिएंगे तो आपके शरीर में क्या होगा, विकृत कफ उत्पन्न होगा। तो इसके लिए सूर्यास्त के बाद में जितना कम हो सके उतना कम पानी पीने के लिए आपको कहा गया है। अभी हम पानी की मात्रा कितनी पिए, पानी मतलब कितना पिए, उस विषय में आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने शरीर का वजन कर लीजिए, जितना वजन होगा उससे मतलब, जैसे मतलब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपका 1 से 9 तक, यदि आपका 1 से 10 तक जो भी मतलब वजन हो उसको 10 किलो मान के चलिए। 11 से 20 जितना भी वजन हो उसको 20 किलो मानकर चलिए। ठीक उस 21 से 30 तक जो भी वजन हो आपको 30 मानकर चलना है। तो ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि आपका 63 किलो या 65 किलो या 67 किलो है, तो आपको उसको 70 मानना है, मतलब उसको राउंड फिगर बनाना है। जैसे हम कहीं पे भी मतलब बिल लेने जाते हैं, तो बिल में 45 पैसा या मतलब 50 पैसे से कम हो तो माइनस हो जाता है, 50 से 51 पैसा हो तो क्या होता है, उसमें प्लस होके राउंड फिगर हो जाता है। मतलब मान लीजिए आपने दुकान से बिल लिया, तो 64 रुपया 51 पैसा होता है, तो राउंड फिगर होके 65 रुपया में आपका बिल आता है। ठीक उसी तरह ये हमारे इसमें नियम लागू होता है। तो कैसे नाम होता लागू होता है न, 1 से 10 तक जो भी संख्या है वो 10 किलो में लागू होता है। 11 से 20 20 किलो, 21 से 30 30 किलो, ठीक उसी तरह आपको मान के चलना है। तो मान लीजिए कि आपका 65 या 66 किलो या 61 भी किलो हो, तो उसको आपको 70 किलो के हिसाब से मानना है। उसको 10 से भाग देना है। मान लीजिए कि आपका 61 किलो है, तो हम 70 किलो मान लेते हैं उसका नियम के हिसाब से, विधान के हिसाब से। तो 70 को जब 10 भाग करते हैं तो 7 आता है। तो ये जो 7 है उसमें से आपको 2 आपको माइनस करना, 2 इसलिए माइनस करना है क्योंकि हमारे शरीर में 2 लोग हैं जिनको पानी की आवश्यकता नहीं है। एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। ये 2 जो मतलब होते हैं प्रकृति और पुरुष, क्योंकि प्रकृति पुरुष सबके मतलब शरीर में स्थित होते हैं। तो प्रकृति पुरुष को हमारे कब पानी की, वायु की, ये सब चीजों की मतलब भोजन की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकृति पुरुष के लिए 2 किलो माइनस कर दो, तो आपका जितना भी मतलब हो उसमें से 2 किलो माइनस करना है। तो आया कितना, 5 किलो। ये जो 5 किलो है ये आपको ग्रीष्म, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये 2 ऋतु में मतलब 4 महीनों में पीना है। मतलब कब तक, चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़, ये 4 महीनों में प्रतिदिन आपको 5 लीटर पानी पीना है। अभी 5 का आधा करते हैं, तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5 लीटर। ये जो 2.5 लीटर है आपको हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में पीना है। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु किसको बोलते हैं, आता है मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये होता है हमारा हेमंत और शिशिर ऋतु। ये 4 महीने में आपको 2.5 लीटर में पानी पीना है। और 2.5 से 5 लीटर में जो बीच वाला हो वो कितना होता है, वो 4 लीटर मान लीजिए, 3.25 लीटर या 4 लीटर, उसको 4 लीटर पकड़ के रखिए मानिए। तो ये जो 4 लीटर वाला पानी है ये कब पीना है, आपको वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में पीना है। जैसे कि सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने में आपको 4 लीटर पानी पीना है। यदि आपका 61 से 70 के बीच में यदि वजन हुआ है तो ठीक उसी तरह आप अपने अपने वजन से हिसाब से आपको ये पानी का जो मतलब जो सूत्र है, ये जो ऋषि मुनियों ने हमको बताया है, इसके आधार पर आपको पानी पीना चाहिए। मतलब ग्रीष्म ऋतु में जितना मतलब आपका वजन का 10वां हिस्सा कर लीजिए, जो भी मतलब आया उसके 2 किलो मतलब माइनस कर दीजिए, व्यू कर दीजिए। फिर जो आया उसका पूरा पूरा हिसाब जो है वसंत और ग्रीष्म ऋतु में, उसका आधा हेमंत और शिशिर ऋतु में। और हेमंत, शिशिर और वसंत ग्रीष्म के जो बीच का है, मध्य भाग का है, उसमें आपको वर्षा और शरद ऋतु में ये पानी पीना चाहिए। और पानी पीना चाहिए, वजन इतना जो लीटर मतलब पानी पीने का जो विधान बताया है वो सूर्यास्त तक है। सूर्यास्त तक आपको उतना पानी आपका हो जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद में आप 10 लीटर पानी पियो, 50 लीटर पानी पियो, 100 लीटर पानी पियो, या तो पानी में पूरा एकदम अपने शरीर को भर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्योंकि वो विकृत कफ को उत्पन्न करता है, इतना ध्यान में रखना है। तो हमारे मतलब आजकल क्या करते हैं सब,
बोलते हैं यार 3 लीटर तो मैं तो रात सुबह से लेकर रात तक मैं 3 लीटर पानी पीता हूँ। तो जो 3 लीटर जो पानी पीते हैं या तो 4 लीटर पानी पीते हैं, तो सूर्यास्त से रात को सोने तक इसमें से आपका 1 लीटर 1.5 लीटर निकल जाता होगा। तो आपका 1 लीटर 1.5 लीटर तो हिसाब से ऐसे ही कम हो गया। तो आपका जो पानी पीने का ऐसे ही मतलब कम हो गया। तो पानी की मात्रा जो है, कप की मात्रा, आपका जो पिछलता गुण है वो अपने आप कम हो जाता रहा है। तो इसके हिसाब से आपको पानी पीना है। तो ये तो पिछला गुण हुआ। अभी एक गुण आते हैं श्वेत गुण। श्वेत, ये श्वेत गुण नहीं है, वे श्वेत वर्ण होता है। मतलब आप देखेंगे पानी का जो रंग है वो कोई रंग नहीं होता। आप उसमें लाल रंग मिलाइए तो लाल होता है, हरा रंग मिलाइए तो हरा होता है। मतलब कहने का अर्थ है जो रंग में रंगना चाहिए वो उसी रंग में वो रंग जाता है। उसका कोई अपना रंग नहीं होता है। तो आप देखेंगे इसका प्रमाण कैसे मिले। जब सबसे शुद्ध जल जो मतलब प्रकृति का दिया हुआ जल है, वो वर्षा का जल है। आप कोई भी वर्षा का जल लीजिए और उसको कांच के बोतल में उसको भर के रखिए, और फिर उसको उजाले में देखिए, तो एकदम मतलब सफेद रंग आपको मिलेगा। उसमें कोई मतलब रंग आपको मिलेगा ही नहीं। तो कहने का अर्थ है जल का जो अपना रंग होता है वो सफेद मतलब श्वेत रंग ही होता है। इसका प्रमाण कैसे मिले। आप देखेंगे संसार में जितने सब मतलब गोरे जो लोग होते हैं, वो सब के सब कफ प्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं। या तो कफ मतलब कफ का गुण होता है शीतल, मतलब शीतल स्थान में जो मतलब उत्पन्न होते हैं, जन्म होते हैं, तो वो कफ मतलब गोरे ही जन्म होते हैं। या तो कफ के समय जो जन्म होते हैं वो गोरे ही होते हैं। जैसे मतलब हमारा जो भारत है, दक्षिण मतलब भारत में अधिक मात्रा में गर्मी मतलब उत्पन्न होता है, गर्मी रहता है। तो गर्माहट के कारण शीतल गुण जो है वो लोप हो जाते हैं, मतलब कम हो जाता है। तो यहाँ पर जितने सब मतलब लोग उत्पन्न होते हैं पित्त प्रकृति के समय या पित्त के समय या तत्काल के समय, तो इसके लिए अधिक मात्रा में काले रंग के पाए जाते हैं। परंतु देखेंगे जो शीतल स्थान में कफ मतलब समय में जो जन्म लेंगे, वो एकदम गोरा मतलब गोरा होकर के सुंदर मतलब वो जन्म लेते हैं। तो ये जो मतलब हमारा इंग्लैंड है, मतलब ऐसे ऐसे कई मतलब जो देश होते हैं जहां पर मतलब एकदम गर्मी होता ही नहीं, मतलब बर्फ मतलब वहां पे बर्फबारी होती है। तो देखेंगे कि वहां पे केवल गोरे ही लोग पाए जाते हैं, वहां पे कोई काला होता ही नहीं। परंतु ये जो देखेंगे केनिया है या वेस्ट इंडीज है, वहां पे मतलब सबसे 12 महीने मतलब एकदम गर्मी वहां पे पाया जाता है। तो गर्मी होने के कारण वहां पे कफ होता ही नहीं है, क्योंकि कफ मतलब कफ का क्या गुण है, मतलब एकदम शीतल गुण है। अभी मतलब जो अभी कफ जो ये क्या होता है, ये हेमंत और शिशिर ऋतु का जो समय होता है, वो एकदम कफ वाला तो नहीं होता है, परंतु आपको हमें शीतलता का अनुभव होता है। परंतु वसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में जो भी मतलब उत्पन्न होते हैं कफ के समय, वो सारे के सारे आपको गोरे ही मिलेंगे। तो कहने का अर्थ है ये प्रकृति भी मतलब गोरा होता है। और कफ प्रकृति वाले मनुष्य जो है कभी भी काला काम नहीं करते। अभी जो बोलते हैं ना काला पैसा, सफेद पैसा, ये काला काम करता है, ये काला जादू करता है, या तो ये सफेद काम करता है। तो ये जो कप प्रकृति वाले मनुष्य जो होते हैं, वो सदैव वो काला मतलब नहीं करते, सफेद काम करते हैं। उनके पास सफेद ही पैसा होता है, काला पैसा होता नहीं है। काला मतलब कोई काम काला जादू ये नहीं करते। जितने सब मतलब काला पैसा ब्लैक मनी जो होता है ना, ये सब के सब पित्त प्रकृति वालों में ही पाया जाता है, या तो फिर वात प्रकृति वालों में ही पाया जाता है। कफ प्रकृति वालों में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और एक गुण होता है उसका मंद गुण। मंद गुण का मतलब कहने का अर्थ है कि ये कोई भी काम करते हैं ना बड़े धीरे से करते हैं। जैसे मतलब हमें देखेंगे कि वायु का जो गुण है एकदम मंद मंद वायु चलना, ऐसे मतलब कवियों ने कहा है। महाकवि कालिदास ने, भाग ने, माघ कवि ने, भारवी कवि, ऐसे मतलब बहुत से कवि है, भर्तृहरि कवि, ये सब अपने व्याख्यान में बोलते हैं कविता में कि मंद मंद वायु चलने से हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, मन शांत रहता है, हृदय को बल मिलता है, मस्तिष्क स्थिर रहता है, मन स्थिर रहता है, और मस्तिष्क को बल भी मिलता है। तो ये मंद मंद जो वायु होता है, जैसे हमारा मतलब ये शरीर को, मन को, हृदय को, मस्तिष्क को बल देते हैं, शक्ति देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो कफ भी मतलब धीरे 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 वो चलने वाले होते हैं, वो एकदम भाग दौड़ नहीं करते। तो ये कफ प्रकृति वाले भी मतलब जो होते हैं एकदम मंद से काम करते हैं। मतलब मंद के कहने का अर्थ है वो धीरे धीरे काम करते हैं। कैसे धीरे धीरे, उनका मतलब काम करने का जो ढंग है वो धीरे धीरे करेंगे। भोजन भी यदि मतलब खाने के लिए बैठेंगे, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात प्रकृति फटाफट खा उठ जाएंगे। पित्त प्रकृति तो उससे थोड़े देर में मतलब देरी से उठेंगे। परंतु कफ प्रकृति सबसे देरी से उठेंगे, आराम से खाना खाएं, भोजन करेंगे 15-20 मिनट में। तो ये भोजन का भी मतलब है चलने में है ना। ये वात प्रकृति जिनका होता है एकदम सांप की तरह चलने लगेंगे। सांप कैसे चलता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा होके चलने हुआ।
तो देखेंगे कि जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, तो समझ लीजिएगा कि कोई मतलब मान लीजिए कोई कोई दूर से आपके पास चलता हुआ आ रहा है, तो उसके गति में ध्यान दीजिए कि उसकी गति कैसी है। तो देखेंगे उसका गति एक कदम इधर, फिर एक कदम मतलब टेढ़ा मेढ़ा वैसा मतलब पका मतलब वो ढालेंगे जमीन पर। ये जो मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो चरण ढालने का मतलब ये आजकल ये फिल्मों में ये मतलब उसको चलाया मतलब बताया जाता है कि हीरोइन को वो सब मतलब बताया जाता है कि कमर को हिलाते हुए टेढ़ा मेढ़ा चलते चलते वो जाना। वो टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए जाना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में वात प्रकृति को बढ़ावा देगा, वात गुण को बढ़ाएगा वो, जिससे कि आपको आगे चल करके बहुत सारा बात की बीमारी होने वाली है, इतना समझ लीजिए। अभी देखेंगे कि जितने सब हीरोइन है सारे के सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको हाई बीपी की समस्या रहती है, शुगर की समस्या रहती है, याददाश्त कमजोर मतलब होने रहे हैं, बहुत मतलब दुर्बल हो जाते हैं। फिर उनको ये लेना वो विभिन्न प्रकार की औषधियां मतलब मल्टीविटामिन लेना होता है। नशा मतलब करने करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं नशा? वो इसलिए क्योंकि उनका मन ये सब शांत हो जाता है। जितने दिन की वाद प्रकृति वाले जो है उनका सब के सब मतलब हार्ट अटैक से ही उनकी मतलब मृत्यु होती है। वो हार्ट अटैक से मृत्यु जो होती है वो तो पित्त भी मतलब उसमें भागीदारी रहता है, किंतु पित्त प्रकृति हो ना वो एकदम मतलब उछलता कूदता हुआ चलते हैं। जैसे उछलता कूदता हुआ यदि देखने जाए, आपने देखा होगा बरसात के समय में मेंढक एकदम कैसे उछलता है, एकदम मतलब उछलता हुआ कूदता हुआ, जैसे कि मतलब मतलब आपने मेंढक देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा, ये पित्त प्रकृति वाले होते हैं। तो आजकल जो जितने सब मतलब फिल्मों में या टीवी में सीरियल में ये सब जो नाच गाना ये जो नृत्य जो करते हैं, ये सब मतलब मेढक की तरह उछलने लगते हैं। तो ये सब के सब देखेंगे कैंसर में और हार्ट अटैक में अधिक मात्रा में ये लोग मरते हैं, मृत्यु होती है उनकी। वो इसलिए क्योंकि वात और पित्त का ये दूसरों का नकल करके ये जो वात पित्त वाले प्रकृति को अपने शरीर में बढ़ाते हैं, जिसके कारण ये वात और पित्त का उनका रोग होता है, और उसी कारण ये गंभीर रोग में ग्रसित होकर उनके मृत्यु होती है। तो ये जो तो कफ प्रकृति वाले देखे, ये कफ प्रकृति वाले एकदम आपने देखा होगा हाथी को कैसे आराम से चलता है, या तो कभी देखा होगा शरद ऋतु में हंस को किसी तालाब में किसी सरोवर में कितना मजे से चलता है, आराम से पता ही नहीं था वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एकदम से अभी देखा होगा ये किनारे है और 10 मिनट बाद में देखेंगे वो किनारे में पहुंच जाएगा। परंतु वो जब चलते हैं ना तो पानी भी मतलब उसमें लहर नहीं आती, मतलब एकदम धीरे 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 वो चल के हुए उधर पहुंच जाते हैं। तो हाथी भी मतलब जब चलता है ना तो एकदम धीरे 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 चलता है, परंतु उसकी आवाज बहुत मतलब मंद होगी। तो कहने का अर्थ है ये जो कप प्रकृति ये मतलब हर कोई काम मतलब चलना हो, खाना होना हो, भोजन करना हो, खाना हो, कहीं से बात करना हो, तो ये उनका मतलब बड़े मंद स्वभाव रहता है। मंद मतलब ये धीरे धीरे ये चलने वाले होते हैं, जिससे कि उनके ऊपर कोई भी रोग जो है वो ग्रसित नहीं हो जाती, क्योंकि ये धीरे धीरे मतलब हर काम को विलंब से चलते हैं। इसके लिए वात प्रकृति वालों का 50 से 70 उनका मतलब आयु रहता है, और पित्त प्रकृति वालों का 70 से 80 85 तक आयु रहती है। बराबर, कोई कोई तो 40 50 भी नहीं मतलब पार कर पाते, उनका मतलब बीच में ही मृत्यु हो जाती है। और ये कफ प्रकृति वाले जो है वो 100 शतायु मतलब रहते हैं, 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। तो परंतु कफ पित्त फिर वात पित्त इसमें मिश्रण मिश्रण होके 7 प्रकृति बनते हैं। वो तो हम आगे पूरा वात पित्त कफ जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम मिश्रण प्रकृति के ऊपर हम आलोचना करेंगे। अभी तो पढ़े 9 बज चुके हैं, तो हम यहीं पर कफ के प्रकृति गुणधर्म को यहीं पर विराम देते हैं। किसी का जो भी मतलब कोई शंका हो, संदेह हो, या तो आज के सत्र को लेकर किसी के मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो निस्संदेह पूछ सकते हैं। जी, बैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन। और जिनके माध्यम से इतनी अच्छी जानकारियां आयुर्वेद पे हमें मिला, जो कि वर्तमान समय में व्यक्तिगत मैं कहता हूँ कि मुझे कहीं सुनने को नहीं मिला था। तो पहली बार जब इतनी अच्छी जानकारी आयुर्वेद की ओर मिलती है आयुर्वेद के प्रति, तो हमें आयुर्वेद को समझने, जानने और बूझने का हमें हमारे मन में एक रुचि उत्पन्न होती है कि नहीं, वास्तव में जो ऋषियों का ज्ञान और विज्ञान था बहुत ही महान था। तो जो ज्ञान और विज्ञान को हम सभी को समझना है, जिससे कि हम सभी स्वस्थ रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी हम स्वस्थ रह सके, जिसके माध्यम से अपने भारत को, समस्त मानव जाति को स्वस्थ और समृद्ध हम बना सकते हैं। तो बातें बहुत सारी है। ऐसा लग रहा था कि कोई दादी या कोई नानी आज मुझे कोई कहानी सुना रही है, मतलब इतनी रुचिकर बातें, जिसमें लगता ही नहीं कि कभी कोई बोरियत फील हो रही है। तो इसके लिए बैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि इतनी अच्छी जानकारियां हमें मिली आयुर्वेद से। तो अब बाकी जिन भी भाई बहनों का, मित्रगणों का जो प्रश्न है, वो अपना प्रश्न रखें और बारी बारी से अपना उत्तर प्राप्त करें। जी।
वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। मैंने सुना है कि आयुर्वेद में कहा है कि हरड़ 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 बच्चे को रोज खिलानी चाहिए। क्या क्या बोल रहे थे? आपके आवाज बहुत कम आ रही है। हरड़ हरड़ जो हरड़ आती है ना, उसका हरड़, चूर्ण बच्चे को अच्छा, खिलाना जो चाहिए। ये जो त्रिफला का जो हरिड़ा है, हाँ, ये वो त्रिफला का जो हरिड़ा है उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ, हाँ जी, उसकी बोलिए। हाँ, जी जी मतलब आपका प्रश्न जी, क्या है, मैं हरड़ के समझ बारे नहीं में पाया। बोल रहा हूँ। त्रिफला वाले हर्रे की ही बात कर रहे हैं, जहां तक मैं भी समझ पा रहा हूँ। वो क्या? अच्छा जी। जी, मतलब हरिड़ के वंदे विषय में मातरम क्या पूछ रहे ब्रो। हैं, मैं समझ नहीं पाया। भैया वो पूछ रहे हैं कि हरड़ हाँ जी, बच्चों के वंदे लिए मातरम। अच्छी होती। नमस्ते भैया। वो पूछ रहे हैं हरड़ बच्चों के लिए अच्छी होती है हाँ जी, क्या? नमस्ते। अच्छा, ये बच्चों के लिए ऐसा कहा है आयुर्वेद में। भाव प्रकाश निघंटुकार भी, मतलब जो भाव मिश्र है, वो भी बहुत अच्छे से बताए हैं। राजवल्लभाचार्य भी, वो भी बहुत अच्छे से बताए हैं। चाणक्य जी ने भी मतलब बताया है। अष्टांग हृदय में बागभट्ट जी भी बताते हैं कि जब बच्चे को खांसी हो तो हरड़ को घिस करके शहद के साथ में आप चटा दीजिए, उसकी खांसी तुरंत बंद हो जाएगी। और मैंने कई बार, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हरड़ को घिस करके, चंदन की तरह घिस करके उनको शहद के साथ में चटाने को कहा है। जिन जिन बच्चों को मतलब जो पायखाना बंद हो जाती है, मतलब मल भी बंद हो जाता है, मूत्र भी बंद हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना है, हरड़ को आपको उबाल देना है। मतलब एक हरड़ लिए और उसका थोड़ा मतलब कूट लिया और उसको उबाल दिया 1 गिलास पानी में। जब मतलब उबलते उबलते एक चौथाई बचे उसमें, तो उसको निकाल लेना है, छान लेना है। और उसको 1 चम्मच की हिसाब से मात्रा में 5 मिनट छोड़ छोड़ के उसको बच्चे को पिलाना है। तो देखेंगे कि जिन बच्चों का पायखाना ठीक से नहीं होता है, तो वो भी ठीक होने लगता है। कभी कभी देखते होंगे कि बच्चों में ये दूध की उल्टियां कर देती है, या तो ठीक से भोजन पचता नहीं उनका, तो जो खाते हैं वो उल्टी कर देते हैं, या तो उनका पेट फूला हुआ रहता है। तो ऐसे में क्या करना है, हरड़ को आपको मतलब जला देना है। जला करके थोड़ा उसका मतलब राख जैसी बन जाएगी, मतलब अंगारा जैसा बन जाएगी, तो उसको थोड़ा कूट लेना है, मतलब पाउडर बन जाएगा बराबर। इसको हरितकी मसी कहा जाता है आयुर्वेद में। इसको निघंट रत्नाकर में आचार्य ने कहा है यह हरितकी मसी। तो पर उसको पूरा राख नहीं बनाना है, मतलब थोड़ा जैसे हमारा लकड़ी का अंगारा से बनता है, तो अंगारा उसको बनाना है। अंगारा काला काला अंगारा बन जाएगा तो तुरंत उसको आग से मतलब बुझाना है। तो उसको कूट करके पाउडर बना के रख ले। और आधी आधी मतलब एक एक रत्ती, मतलब एक एक चुटकी की मात्रा में शहद में आपको मतलब सेवन करना है। तो उससे क्या होगा, ना जो मतलब जो बच्चों का दूध की उल्टियां कर देती है, या तो दूध पीती नहीं है, या तो जो पेट फूला हुआ रहता है, या तो ठीक से भूख नहीं लगती, हजम नहीं होता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। मैं और एक प्रक्रिया बताता हूँ कि जिन बच्चों को डायरिया हो जाता है, मतलब बार बार दस्त होने लगता है, तो ऐसे में उस समय क्या करना है, हरड़ के चूर्ण को, जो हरड़ का चूर्ण होता है, उसको मतलब शहद के साथ में मिला करके आपको चटा देना है। जिससे देखेंगे कि जो ये होता है, मतलब जो बार बार दस्त होता है, वो भी बंद हो जाता है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे प्रयोग है। कभी मतलब उसके हरड़ को जितना मतलब मैंने अनुभव किया है मेरे जीवन में, उसको मैंने एक डायरी में मतलब लिख कर रखा है। कभी किसी दिन मौका मिला तो हरड़ के ऊपर एक दिन आलोचना हमारी सत्र रहेगी, जिससे कि मतलब हरड़ का सारा उपयोग मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। परंतु ये सारा का सारा जो प्रयोग है, ये बच्चों के ऊपर किया गया है और सदा मतलब अच्छे परिणाम मिले हैं। तो आप निसंदेह होकर के बच्चों को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उनकी मात्रा में बहुत कम कम मात्रा में देना है, इतना ध्यान में रखिएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी। वैद्य जी, अपने रात्रि में पानी मतलब पीना चाहिए, वो किस मात्रा में पीना चाहिए, ये भी थोड़ा बता देंगे तो। पीना चाहिए हाँ, या नहीं रात्रि में तो पी पानी सकते? पीना हो तो, हाँ जी, रात्रि में यदि आपको पानी पीना है तो आप कम से कम आधा गिलास तक ही पानी पिए, अधिक मात्रा में पानी ना पिए।
क्योंकि रात्रि के समय दूध पीने के लिए कहा गया है। देसी गाय का दूध पीने के लिए आपको कहा है, घी मिला करके। तो रात को पानी पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, घी से ही काम हो जाएगा, दूध और घी से। वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। वैद्य जी मेरे पापा हैं, उनको थोड़ा नींद की समस्या है, रात को उनको नींद नहीं आती है। उनके बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो। अच्छा, उनको बीपी शुगर ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। अच्छा, मतलब ये नींद क्यों नहीं आ रही है, उसका तो कोई एक कारण तो बताओ कि हाँ ये कारण की वजह से नींद नहीं आ रही है। हम्म, हाल हाल ही में मेरी मम्मी की डेथ हो गई है, तो थोड़ा डिप्रेशन के कारण हो सकता है नींद नहीं आ रही हो उनको। अच्छा जी, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, अश्वगंधा का चूर्ण लेना है अच्छा वैद्य जी। 100 ग्राम। और अर्जुन का छाल जो है, छाल का चूर्ण आपको बना बनाया रेडीमेड चूर्ण भी मिल जाता है, उसका आपको 100 ग्राम लेना है, बराबर। और जटामांसी का चूर्ण, उसका भी आपको 100 ग्राम लेना है। तीनों को मिला करके, मतलब आप 100 ग्राम लीजिए या तो 50 ग्राम लीजिए। यदि रेडीमेड लेना हो तो 100 ग्राम की डब्बा आती है, तो 100 ग्राम आप लेके मिला करके रखिएगा। तीनों को मिला करके रखिए, 300 ग्राम हो जाएगा। यदि उनको शुगर नहीं है तो 300 ग्राम आपको बूरा का पाउडर या तो मिश्री का पाउडर मिला के एक शीशी में भर के रखिए। एक एक चम्मच भोजन के बाद में दिन में 2 बार आपको दूध के साथ में मिला करके देना है। तो ये जब तक मतलब ये समाप्त हो जाएगा तब तक वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा वैद्य जी नमस्कार। भैया जी वो नमस्कार। अश्वगंधा और किसी का अर्जुन कोई की भाई बहन का प्रश्न है? जी भैया, वो आपने अश्वगंधा अर्जुन की छाल और तीसरा क्या बताया भैया जी? जटामांसी। जी। और किसी का कोई प्रश्न है? भैया जी जैसे कुछ लोग शराब पीना नहीं छोड़ पाते हैं, तो उसके लिए कुछ बताएं। अच्छा, और बहुत मात्रा में, मैं जैसे मान एक लो प्रयोग 10 बता दिन रहा लगातार हूँ। पी रहे हो, 15 दिन लगातार जी पी जी, रहे हैं, इस एक वजह से प्रयोग। उनको जी, वीकनेस हो रही मैं है। आपको बता देता हूँ। लोग शराब क्यों पीते हैं? जब वो उनको कोई मानसिक अवसाद होता है तब शराब पीते हैं, या तो मतलब ऐसा, मतलब मन के ऊपर कोई ऐसा गहरा आघात लगता है तब वो शराब पीते हैं। तो आपको क्या करना है, उनके मन को और हृदय को बल देने वाला, जो कि मतलब मस्तिष्क को बल देने वाला, आपको जो है आपको औषधि देना चाहिए। चरक संहिता में एक प्रयोग बतलाया गया है, बराबर। चरक संहिता में और भेषज रत्नावली में भी एक प्रयोग बतलाया है। भेषज रत्नावली का प्रयोग जो है वो बहुत सुलभ से मिल जाएगा, क्योंकि उसमें केवल 3 ही चीज है। वो 3 चीजें आप मतलब प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा रिजल्ट। ऐसा करना है, अश्वगंधा का चूर्ण आपको 100 ग्राम लेना है, अजवाइन का चूर्ण आपको 50 ग्राम लेना है, और जटामांसी का चूर्ण जो है आपको 50 ग्राम लेना है, बराबर। अश्वगंधा 100 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम और जटामांसी 50 ग्राम, तीनों को मिला करके आपको रखना है, बराबर। शीशी में भर के रखना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आपको उबालना है। चाहे आप मतलब दूध में उबालिए या तो पानी से उबालिए, जैसे उबालना है ऐसे उबालिए। इसके साथ में आपको क्या करना है, एक औषधि आती है मानस मित्र बटी करके, बराबर। मानस मित्र बटी 2 गोली, ये काढ़े के साथ में आपको देना है। नियमित रूप से 6 महीने तक दीजिए। ये कभी मतलब वो शराब पीने को इच्छा नहीं करे। खाली केवल शराब नहीं, जिनको बीड़ी पीने की, तंबाकू खाने की, सिगरेट पीने की आदत है, लत है लग गई है, या तो फिर जिनको गांजा खाने की अभ्यास लत लग गई है, जिनको ड्रग्स, ये जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो ड्रग्स जो फिल्मों में बताया जाता है, बराबर, ब्राउन शुगर, वो भी मतलब लत लग गई है, वो भी मतलब छूट जाएंगे। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, फिर इसका परिणाम बताइएगा और औरों को भी बताइए, जिससे कि हमें व्यसन मुक्त भारत बनाने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद वैद्य जी, धन्यवाद। जी जी, स्वागत है आपका। और किसी का कोई प्रश्न है? वैद्य जी अभी आपने दवाई कौन सी बताई थी? किसके लिए? शराब छुटाने के लिए वे चूरन के अलावा दूसरी आपने दवाई बताई थी। हाँ, मतलब ये अश्वगंधा का चूर्ण 100 ग्राम लेना है, जटामांसी का चूर्ण 50 ग्राम लेना है, अजवाइन का चूर्ण 50 ग्राम लेना है, तीनों को मिला करके रखना है।
और ये आराम से आपको उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि पंसारी के दुकान में मिल जाता है। बराबर। चरक जी ने जो बताया है वो अपने मानसिक के जो मतलब मन को शक्ति देने वाला, वो 10 औषधि है, परंतु उसमें से कुछ 3-4 मिलते नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं बताया। परंतु ये जो 3 चीजें भेषज रत्नावली का आपको कहीं ना मतलब हर जगह आपको मिल जाएगी सहजता से। तो ये 3 चीजों को आपको मिला करके रखना है। 1 चम्मच सुबह में, 1 चम्मच शाम को, मतलब इसको उबाल करके आपको सेवन करना है। साथ में मानस मित्र वटी, औषधि का नाम है मानस मित्र गुटी। उसको मानस मित्र गुटी का, मानस मित्र बटी, मानस मित्र बटकम, ऐसा उसके नाम से आपको मिलता है बाजार में। और किसी का कोई प्रश्न है? जी, किसी और बंधु या मित्र का प्रश्न हो तो प्रश्न रखें, क्योंकि समय हो रहा है, तो कृपया पूछें, अभी समय है थोड़ा। किसी और भाई बंधु का प्रश्न है तो पूछिए। मेरा है सत्यबन जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। कुछ लोग ना मतलब उंगलियों को जैसे कट कट करते रहते हैं, फिर वो उनके घुटनों से भी आवाजें आती हैं। इसका क्या रीजन होता है और इसका क्या अच्छा उपचार हो सकता है? जी, ये जो कट कट की आवाज आती है उंगलियों से या तो घुटनों से, तो समझ लीजिए उनका मतलब कफ की मात्रा कम है और वात और पित्त ने उनको घेर कर रखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले महायोगराज गुगुलू और सिंहनाद गुगुलू, ये 2-2 गोली आपको दूध के साथ में सेवन करना है। तो देखेंगे कुछ दिनों में आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। जी जी जी। और एक और जी, है मतलब इसको आपको 4 महीना 6 महीने तक आपको सेवन करना है। ठीक है ठीक है। अ, एक और है कि अगर कोई लिक्विड डाइट पे ही रहना चाहे और वो अन्न मतलब ना खाए और लिक्विड डाइट पे ही रहे, उसको क्या नुकसान हो सकते हैं? नहीं, लिक्विड डाइट मतलब कौन सा लिक्विड, ये तो वो भी बताए। उसमें जैसे चाहे वो सूप हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो पानी हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज लेनी है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही लेना चाहे। चाहे जैसे फ्रूट है तो फ्रूट खाना ना चाहे, वो सिर्फ कुछ लोग अभी ऑनलाइन में देखता हूँ कि कुछ लोग अलग अलग टाइप की डाइट ट्राई करते रहते हैं। तो अगर ऐसा मतलब वो अगर जैसे लस्सी भी पी रहा है, घी भी ले रहा है, बट वो लिक्विड फॉर्म वाला काम ही करेगा, सॉलिड में कुछ भी नहीं खाना चाहे, तो ऐसा हो सकता है कि उसको जी कुछ नुकसान होगा लॉन्ग रन में? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। चरक संहिता में महर्षि चरक जी ने विमान स्थान में बहुत अच्छा इस विषय में बताया है, इंद्र स्थान में, विमान स्थान में भी। जो लोग अन्न का सेवन नहीं करते, आजकल नेचुरोपैथी डॉक्टर भी यही बताते हैं, नेचुरोपैथी, जो कि हालांकि आयुर्वेद से ही मतलब उसका एक शाखा है। बराबर। क्योंकि आयुर्वेद में 133 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां वर्णन किया गया, उल्लेख है। तो उसमें से एक पद्धति है जो कि उसको प्राकृतिक चिकित्सा, उन्होंने नेचुरोपैथी का नाम देकर उन्होंने अपना व्यापार उन्होंने मतलब जमाया है भारतवर्ष में। तो वो बोलते हैं कि आपको क्या करना है, ये जो पकाया हुआ खाना नहीं खाना है, फल का रस खाना है, पीना है, सेवन करना है, लस्सी पीनी है, या तो मतलब ये सूप पीना है, ये सब वो वगैरह वगैरह बताते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं और ये मंच से सारे देशवासियों को भी बताना चाहता हूँ कि चरक जी ने चरक संहिता में ये कहा है, जो केवल सूप या तो फल रस या तो केवल दही में दही नहीं, फल रस या तो फिर सूप में या तो फिर विभिन्न प्रकार का जो मतलब जो होता है, जो काढ़ा या जो भी मतलब होता है, केवल उसी के आधार पर या तो केवल पानी के आधार पर जो जीवित रहना चाहे, बिना कोई मतलब पकाया हुआ खाना या तो विभिन्न प्रकार का जो खाना ना खा करके, अन्न ग्रहण न करके, तो देखेंगे कि कुछ काल के पश्चात, कुछ काल का ये मतलब क्या,
मतलब 3 वर्ष, उसमें ऐसा लिखा है चरक जी ने कि 3 वर्ष के पश्चात उसके शरीर में वात और पित्त ये दोनों कुपित हो जाते हैं। वो इसलिए कुपित हो जाते हैं क्योंकि केवल फल रस, केवल लिक्विड खाना क्या होता है, वो अभिसंधि कारक हो जाता है। अभिसंधि कारक अर्थात मतलब आपने फल रस के ऊपर मतलब अपना डाइट बना लिया, तो सूप आपने सेवन किया, तो आपके शरीर में कफ का मतलब बनने लग जाएगा। कफ की मात्रा जब बढ़ेगी, मतलब मात्रा जब बढ़ेगी, मतलब मान लीजिए किसी ये मटके में आपने पानी भरा, एक गिलास भरा, 2 गिलास भरा, और धीरे धीरे जब मटका पानी भर जाएगा, फिर भी आप उसमें भरते जाएंगे तो क्या होगा, वो मटके का पानी उछल के आपके घर, सारा घर को कचरा कर देगा, गंदगी कर देगा। तो बाद में उससे क्या होगा, फिर गंदगी में विभिन्न प्रकार से मतलब ये कीड़े मकोड़े या तो फिर मतलब मच्छर उसमें जमा होंगे, फिर आपको फिर काटेंगे, फिर आपके शरीर में मतलब विकृत होगा। तो यही हाल भी अपना शरीर का भी होता है। तो हमारे शरीर में जितना वात पित्त कफ चाहिए वो सबको मतलब चाहिए ही चाहिए। केवल हम कफ को ही बढ़ाने चले गए, मतलब फल का रस सेवन करें या तो फिर ये पानी सेवन करें या तो सूप सेवन करें, तो इससे क्या होगा, कफ अधिक मात्रा में बन करके हमारा जो क्लेदर कफ है वो अधिक मात्रा में बन जाएगी, जिसके कारण हमारा अग्नि जो है वो मंद पड़ जाएगी, जिससे हम अग्निमांद्य और हमारा अग्नाशय जो विकृत हो जाएगा। फिर आगे चल करके 3 वर्ष के पश्चात वात और पित्त दोनों विकृत हो जाएंगे। इसके लिए सभी मतलब सभी चीजों का बराबर मात्रा में सेवन करना चाहिए। जी जी जी, ठीक है। जी। और आयुर्वेद भी मतलब कहता है, चरक संहिता में विमान स्थान में ये कहा है कि आपको जो भी भोजन करे एक साथ में 6 रस का सेवन करना चाहिए, 6 रस का। पहले मधुर रस, फिर अम्ल रस, फिर लवण रस, फिर कटु रस, फिर तिक्त रस, फिर कषाय रस। इस प्रकार से आपको 6 रसों का सेवन करना चाहिए, बराबर। तो भी यदि आप मतलब फल रस का सेवन करेंगे तो आपको उसमें 6 रस नहीं मिलेगा, ये बात है। तो उसमें मीठा पहले खाना है सबसे पहले, है ना? जी, जी जी, ठीक है। और सबसे पहले मीठा, फिर खट्टा, फिर नमकीन, फिर तीखा, फिर कड़वा, फिर अंत में कसेला, ऐसा कहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी भैया जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी। जी प्रणाम। अक्सर क्या है ना कि हमारा अपान वायु विकृत हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाता है, और जी। अक्सर क्या है खाना खाने के बाद है ना कफ अधिक बनता है, मुंह से अधिक कफ आने लगता है, जी। और कभी आपकी आयु कितनी है? जी हमारी आयु 35 वर्ष है, जी। और कभी है ना कच्चा क्या आप कहीं दफ्तर में काम करते हैं या तो आप क्या अधिक समय तक बैठे रहते हैं कहीं पे? हाँ अभी तो अधिक समय तक बैठे रहते हैं जी। जी। आयुर्वेद में कहा या है, मल अधिक समय बैठे जाता रहने है पर कभी। अपान वायु बनने लगता है, अपान जी वायु विकृत होने लगता है। तो आप एक काम कीजिए, आप मतलब कोई भी मतलब दफ्तर में काम करते हो या तो घर में भी मतलब अधिक समय बैठे रहते हो तो ना बैठे, जी आधा घंटे के बाद में थोड़ा 5 मतलब थोड़ा 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इधर उधर थोड़ा घूमे और नीचे बैठने का प्रयास करें, या फिर मतलब थोड़ा अपने अंगों को ऐसा मरोड़ कर, तो मतलब जो बोलते हैं ना ऐसा घुमाना, ये सब मतलब करे, बराबर। ये कुछ ना कुछ या तो वृक्षासन, ताड़ासन या ऐसा कोई भी जो कि मतलब आपके लिए हो वो करे, क्योंकि लगातार नियमित रूप से अधिक समय तक बैठे रहने से शरीर में अपान वायु विकृत होने लगता है और वो हमारे शरीर में वो जमा होने लगता है आमाशय में, बराबर। तो इसके लिए आपका अपान वायु विकृत हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है, एक औषधि आती है अजमोदादि चूर्ण, बराबर। अजमोदा। तो अजमोदादि चूर्ण, जी, जी अजमोदादि चूर्ण जो है आपको 1-1 चम्मच मतलब भोजन के बाद में दिन में 2 बार सेवन करना है, गुनगुना पानी के साथ में। जी तो आपका ये जो समस्या है ये ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, ठीक है। परंतु आयुर्वेद के अनुसार निदान परिवर्जनम भी आवश्यक है, जरूरी है। मतलब आपको लंबे समय तक बैठना नहीं है, आधा घंटे बाद में थोड़ा उठना है, खड़ा होना है, इधर उधर थोड़ा घूमना है, 2-3 मिनट, 5 मिनट, पैरों में बाद दर्द में ज्यादा फिर बैठ रहता सकते है, हैं हमेशा यदि आपका बना काम हो हुआ तो। पिंडलियों में। हाँ जी, कोई बात नहीं, इससे ठीक हो जाएगा वो। जी जी जी, बहुत जी, बहुत तो धन्यवाद। जैसा कि समय की पाबंदी है, समय की एक सीमा है,
जैसा कि वैद्य जी को कहीं और भी आयुर्वेद के विषय पे उपदेश करना होता है, जहाँ पे कि अन्य भी भाई बहन भी लाभान्वित होते हैं वैद्य जी से। वैद्य जी का बहुत ही अथक प्रयास है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में। तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इतनी अच्छी आयुर्वेद पर उपदेश देने के लिए, सभी मानव जाति के कल्याण के लिए। तो मैं कहूँगा कि ललिता बहन और मीना बहन अपनी अपनी बिटिया को बुलाए और शांति पाठ आरंभ कराए। पहले ललिता बहन बोल दें, फिर अंत में मीना बहन बोल देंगे। जी जी बोलिए। इन्द्रं यमं मातरिश्वाणमाहु वेदान्तिनो निर्वचनयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैदिशन्ति चैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारनिति बोधजैनाः सत्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादः। धन्यवाद। मीना बहन आप भी अपनी बिटिया को कहें, शांति पाठ करें। नमस्ते जी। अथ शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इति शांति पाठ। धन्यवाद जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हम सभी सत्र का अंत करते हैं। आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम।